नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का टॉपिक जो है वो फंड कावेरी इंजन। ये एक हैशटैग चल रहा है एक्स पर। कावेरी इंजन को जानने से पहले एक वर्ड और चल रहा है साथ में कि क्राउड फंडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राउड फंडिंग है क्या। अगर हम क्राउड फंडिंग की बात करें तो आप लोग कई बार क्राउड फंडिंग करते हो या हम कह सकते हैं डोनेट करते हो, लेकिन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। क्राउड फंडिंग वही है जैसे आप कई बार कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेट करते हो, कई बार आप एड्स के लिए डोनेट करते हो, कई बार जब कहीं डिजास्टर आ जाती है उस वक्त आप डोनेट करते हो। ये एक पार्ट ऑफ क्राउड फंडिंग है, लेकिन आज की डेट में लोग जो है इसकी डिमांड इसलिए कर रहे हैं, वो एक फाइटर जेट के इंजन को तैयार करने में मदद करना चाहते हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत है और उसके लिए क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उसके लिए तो सरकार के पास पैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत पैसा है सरकार के पास। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे देशों ने जो है अपने देश में क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जैसे उसमें से एक यूएसए, अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका ने क्राउड फंडिंग करके जो है अपने कई सारे फाइटर जेट्स तैयार किए थे। फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट अपने देश में शुरू किया और उसके बाद जो है उन्होंने कई सारे फाइटर जेट्स के इंजन तैयार किए। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज पे फोकस करना चाहेंगे कि फ्रांस और यूएसए, ये दो देश जो हैं, ये तो मतलब पूरी दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जो कि फाइटर जेट्स के इंजन तैयार करते हैं। बाकी जो देश हैं उनके पास इंजन तैयार करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, या हम कह सकते हो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि जो इतने पैसे की जरूरत क्यों है। आपको बता दें कि पैसे की जरूरत इसलिए है कि अगर हम एक फाइटर जेट की बात करें तो उसका पूरा हम कह सकते हैं सारी चीजें इंडिया तैयार कर लेती है। इवन अगर तेजस की बात करें तो तेजस को एक ये कहा जा रहा है कि ये स्वदेशी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज भी देखेंगे तो तेजस की जो आत्मा है, तेजस की जो सोल है, जिसको हम इंजन कहते हैं, वो जो है वो विदेशी है, क्योंकि वो इंजन जो लगा हुआ है वो अमेरिका का है। तेजस का इंजन इंडिया का नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जो है 6th या 7th जनरेशन का जो है इंजन तैयार कर पाए। यहां पर हम जो शुरुआत करने वाले हैं, तो अगर हम बोइंग 747 की बात करें, जैसे यहां पे सवाल ये आएगा कि इतने पैसे की जरूरत क्यों है, तो अगर हम बोइंग 747 की बात करें तो उसमें भी कहा जाता है लगभग 40,000 तरीके के कलपुर्जे लगे हैं। 40,000 तरीके के कलपुर्जे मतलब जो छोटे छोटे नट बोल्ट उसमें लगते हैं या जो भी चीजें लगती हैं, वो 4000 टाइप्स की हैं। अब ये चीजें किसी हम कह सकते हैं हार्डवेयर की दुकान पे नहीं मिलेंगी, इनके लिए खुद के कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, किसी देश से हम कह सकते हैं इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। अब हमें ये तो पता है कि इसमें जैसे हम जो हमारा जो कावेरी इंजन है वो पूरा प्रिपेयर है, ऐसा नहीं कि वो प्रिपेयर नहीं है, वो रेडी है, लेकिन हम उसमें क्या अभी मॉडिफिकेशन की ये जरूरत है कि जैसे हम तैयार कर पाते, पता चलता है कि एक न्यू जनरेशन का जेट इंजन आ गया है दुनिया में। हमें जो है एक उस लेवल तक तैयार करना है कि वो जब भी कोई दुनिया में दूसरा इंजन इन्वेंट होके आए तो हम उससे कंपीट कर पाए। यहां पर जो हम देखने वाले हैं, जिस जेट इंजन की बात करने वाले हैं, तो हमें ये तो पता है कि 40,000 तरीके के कलपुर्जे लगेंगे, लेकिन वो कौन कौन से होते इन पर भी रिसर्च करने की जरूरत है। इसके बाद हम जो है अगर फाइटर जेट इंजन की बात करें तो उसमें एक तो जब वो उड़ता है तो थ्रस्ट बहुत क्रिएट करता है। अब आप पूछेंगे थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको हमने कहा कि आपको पुशअप लगाने हैं, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी होगी, आपके अंदर वो ताकत होगी, तो चाहे आप अगर आपके पास 100 पुशअप की क्षमता है तो आप 100 लगा पाएंगे, आपके पास 200 पुशअप की क्षमता है तो आप 200 पुशअप लगा पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट इंजन पर भी लागू होता है। अगर हम इसमें देखें तो जब इंजन चलता है, जब फाइटर जेट चलता है, तो उसकी स्पीड, उसकी आवाज और स्पीड की वजह से
जब वो स्पीड ज्यादा होती है तो वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करता है, जब वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करता है तो वो हीट ज्यादा क्रिएट करता है, जब वो हीट ज्यादा क्रिएट करता है तो ये डर रहता है कि जो उसमें आयरन यूज हुआ है, पहली चीज तो फाइटर जेट्स में आयरन का यूज नहीं होता है, ठीक है, उसमें मिश्र धातु का यूज होता है, और कौन सी यूज करनी वो तो बात की बात है, ठीक है। तो कहते हैं कि 1550 डिग्री पे सेल्सियस पे जो है आयरन पिघलने लगता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा फाइटर जेट तभी अच्छा माना जाता है जब वो अपने वजन से, फाइटर जेट का वजन जितना है उसका जो इंजन है वो अपने पूरे फाइटर जेट के वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा ले। मान लो अगर फाइटर जेट पूरा 100 ग्राम का है तो वो कम से कम 900 ग्राम वजन उठाने की क्षमता रखे। आज की डेट में कम से कम 1500, अगर 100 ग्राम का है तो वो 1500 ग्राम उठाने की क्षमता रखे, तभी वो अच्छा फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि मिसाइल्स यूज होती हैं और भी कई सारी चीजें उसमें लगाई जाती है, उसके बाद वो लॉन्च किया जाता है। इसके बाद जैसे हम अगर बात करें बोइंग 747 की, तो इसमें भी लगभग 1450 डिग्री तक सेल्सियस तक हीट क्रिएट हो जाता है जब ये उड़ता है या जब ये फ्लाई करता है। इसके अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 153 कंट्रीज हैं यूएन में। अब यूएन में 153 कंट्रीज में से केवल 4 देश ऐसे हैं जो कि जिनके पास हम कह सकते कॉन्सेप्ट है कि वो फाइटर जेट्स का इंजन बनाते हैं। इंडिया जैसे इंडिया जो है अमेरिका से या फ्रांस से फाइटर जेट्स खरीदता है, तो वो लोग ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी देते हैं, 80% टेक्नोलॉजी देते हैं, उसके बाद जो 20% बचती है वो नहीं देते हैं कि कहीं तुम अपना ना तैयार कर लो। तो कई बार ये डील होती है कि जब हम आपसे फाइटर जेट खरीदेंगे तो आप हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजी दोगे, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं। इसमें से जो 4 देश हैं वो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। अब आप कहेंगे कि चाइना भी तो तैयार कर रहा है। चाइना केवल और केवल कॉपी करता है। जैसे उसने रूस का फाइटर जेट खरीदा तो उसी को खोलेगा, पूरे कलपुर्जे खोलेगा और उसी की कॉपी तैयार करेगा। सो चाइना के पास अपना, चाइना भी अभी तक जो है इंजन को बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। अगर भारत ये इंजन बना लेता है तो हम कह सकते हैं भारत दुनिया का 5वां देश हो जाएगा जो कि फाइटर जेट का इंजन तैयार करने में सफल हो जाएगा। मतलब एक 7th या 6th जनरेशन का जो इंजन तैयार करेगा। इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे जो चैलेंजेस क्या आ रहा है, एक तो तकनीकी चैलेंज आ रहा है, दूसरा पैसों की आवश्यकता ज्यादा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पैसे क्या सरकार के पास नहीं है या जो डीआरडीओ या हमारे साइंटिस्ट हैं उनके पास नहीं है। सवाल ये है कि जो हमारी सरकार है वो रिसर्च के लिए, या हम कह सकते हैं डीआरडीओ के लिए, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए कितना बजट निकाल रही है। तो लोगों ने सरकार से डिमांड की है कि आप प्लीज और प्लीज ज्यादा से ज्यादा फंड रिलीज करिए हमारे साइंटिस्ट के लिए या डीआरडीओ के लिए, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी है डीआरडीओ ने खुद को प्रूव किया है। चाहे वो जब उरी अटैक हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या पहलगांव के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, डीआरडीओ ने साफ तौर पे कहा जो बताइए वो मैं तैयार करके दूंगा। इसके अलावा हमने आपको बताया इसमें अलॉय का यूज होता है जिसे मिश्र धातु बोलते हैं। सो ये भी चूज करनी पड़ती है। अब जब इंजन सपोज करिए तैयार हो जाएगा तो उसके प्रयोग के लिए फंड चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि तैयार हो गया सीधे उड़ने के लिए भेज दिया, उसकी टेस्टिंग होगी और भी कई सारी चीजें उन पे लागू होगी। अब ये तो हमने सारी चीजें देखी कि ये क्या था, कावेरी इंजन था क्या। अब यहां से हम देखेंगे कि कावेरी जो है इसकी शुरुआत कब हुई, कब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर हम कावेरी की बात करें तो लगभग हमने आपको बताया ये 30 सालों से पेंडिंग है, 30 से 35 सालों से पेंडिंग है। और अब क्वेश्चन ये आता है क्या किसी देश ने हमारी मदद नहीं की, क्या भारत ने किसी से मदद नहीं मांगी, या रूस तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है उसने मदद क्यों नहीं की, या फ्रांस अमेरिका से हम फाइटर जेट्स खरीदते हैं क्या उन लोगों ने मदद नहीं की। रूस अगर मदद करता है तो भारत जवाब यूएनओ में जवाब देना पड़ जाता है, या बहुत से हम कह सकते हैं इनकी एक लीगल प्रोसेस होती है। ठीक है, हर चीज की एक लीगल प्रोसेस होती है। ऐसे ये नहीं है कि कोई एक किताब है या बुक है उठा के बेच दी। तो इन सारी चीजों के
एक प्रोसेस होती है, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दुनिया में शांति रहती है, वरना हमने या पूरी दुनिया ने इतना न्यूक्लियर तैयार कर लिया कि इस पृथ्वी को जो है कई बार उड़ा सकते हैं, इतना न्यूक्लियर तैयार है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने आपको पहले ही बताया कि देश हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो 80% टेक्नोलॉजी देते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, 80% टेक्नोलॉजी देते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। जो 20% टेक्नोलॉजी बची जिससे हम कामयाब हो सकते हैं वो कोई नहीं दे रहा है। रूस कोशिश करता है देने की, लेकिन हमने बताया ना प्रोटोकॉल होते हैं कुछ चीजों के, वो नहीं दे सकता। इसके बाद कई सारे मीम्स बने हैं, आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ तक को टैग किया गया और कई डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर लगाई गई कि आप भी हमारे देश के लिए फंडिंग करिए। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स बने और काफी तेजी से ये सारे मीम्स जो हैं वायरल हो रहे हैं 2-3 दिनों से। इसके बाद अगर सरकार से ये गुजारिश की जा रही है, भारत की लगभग पूरी जनता डिमांड कर रही है कि आप, निर्मला सीतारमण से इवन एक मीम चला कि आप 18% जीएसटी की जगह 20% ले लीजिए, लेकिन डीआरडीओ का जो बजट है वो बढ़ा दीजिए, इस प्रोजेक्ट पे काम करिए। तो अब हम बात करेंगे कि जब देश आजाद हुआ, या हम कह सकते हैं जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जो दुनिया है वो दो पार्ट में बट गई थी। कुछ अमेरिका की तरफ चले गए थे, कुछ यूएसएसआर की तरफ चले गए थे। अब यहां पे एक गुट बना नाटो और दूसरा बना डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है अमेरिका के फेवर में चले गए, बहुत सारे लोग रसिया के फेवर में चले गए, और भारत ने जो है वो न्यूट्रल रहने की सोची। भारत ने कहा कहां भीड़ में जाएंगे, हम अलग रहेंगे। इसके बाद जो है क्या हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बहुत से देशों ने भारत के साथ जुड़ने की कोशिश की। अब चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि जो नेहरू जी ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, बहुत सारे देश हमारे साथ आ रहे थे, तो चाइना को ये चीज कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रही थी। उसके बाद कहते हैं सोने पे सुहागा, दलाई लामा भारत आते हैं तिब्बत छोड़ के। तो अब भारत कहता है कि चलिए अगर आप हमारे यहाँ आए हैं तो अतिथि देवो भवा वाला कॉन्सेप्ट कि हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सुरक्षा की गारंटी आज से हमारी। इसके बाद एक तो चाइना को वो चीज रास नहीं आ रही थी, और जब दलाई लामा भारत में रहने लगे उसके बाद एक हमारा पंचशील सिद्धांत जो था, जो हम लोगों के बीच में समझौता था कि हमारे ऊपर जब भी खतरा आएगा हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो चाइना ने तुरंत वो खत्म कर दिया। एक तो कोई तैयारी थी नहीं, और अचानक से क्या हुआ कि चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया तो उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी को एक पत्र लिखा जाता है और ये कहा जाता है कि माना कि हम यूएनओ के सदस्य नहीं है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है एक बड़े देश होने के कारण कि भारत आज खतरे में है, भारत की संप्रभुता का सवाल है, और आप अपने फाइटर जेट्स भेजिए, हमारी मदद करिए। ब्रिटेन को भी यही चीज कही गई, लेकिन कहते हैं कि किसी ने मदद नहीं की। उसके बाद समस्या ये थी कि उस वक्त जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम थी और उसके पास जो जमीन थी, इवन बांग्लादेश ही ले लीजिए जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था, जमीनें सारी की सारी फर्टाइल थी, तो उनका जो ग्रोथ रेट था वो हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा था। उनका जो ग्रोथ रेट था वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा था। तो ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से जो जॉन एफ कैनेडी का झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। अच्छा, एक चीज देखी होगी, अमेरिका ने जिसकी मदद की उसकी सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, वो तो इसका कॉन्सेप्ट है। ओसामा बिन लादेन को तैयार किया, बाद में इन्हें ही उड़ाया। ठीक है, इसके बाद उस वक्त जो है जर्मनी जब आजाद हुआ था तो जर्मनी के बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो इधर उधर देशों में भाग रहे थे। तो उसी समय भारत ने एक साइंटिस्ट को हम कह सकते हैं प्रपोजल दिया या कैच करने की कोशिश की कि आप मेरी तरफ आ जाइए। उनका नाम था पूल्स टैंक, अब पूरा नाम क्लियर नहीं है, पूल्स टैंक नाम था। तो उन्होंने भारत के एक फाइटर जेट बनाने में मदद की जिसका नाम था HF-24 मारूत। ये कहते हैं कि जब 1971 में या नहीं, उसके बाद जब युद्ध हुआ
1971 का युद्ध हुआ, 1999 का युद्ध हुआ, और उससे पहले भी एक युद्ध हुआ। सो उसमें जो है अमेरिका का एक F-86 सैबर, जो कि अमेरिका का जेट था, जो कि पाकिस्तान ने खरीदा था और पाकिस्तान उससे इंडिया से फाइट कर रहा था, कहते उसको मार गिराया था। अमेरिका को ये चीज भी खल रही थी कहीं ना कहीं। इसके बाद हमने ये जो है अपना काम शुरू किया और हमने आपको बताया कि लगभग में तैयार है इंजन, लेकिन आज भी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो आज की डेट में ये काफी तेजी से चीजें वायरल हो रही हैं कि हैशटैग और मदद की जाए। सो हैशटैग फंड कावेरी इंजन। देखिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो अभी तक जो हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी तैयार कर लिया है, सो स्वदेशी जो है तैयार तो कर लिया है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो विदेशी है। तो स्वदेशी आत्मा भी हो जाए, इसके लिए हमें अपने साइंटिस्ट की मदद करनी है। ज्यादा से ज्यादा सरकार मदद कर सकती है, और अगर मान लो कहीं ना कहीं कमी पड़ती है तो भारत की जनता तो हमेशा तैयार रहती है, और इस बार भी तैयार होगी, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं। अगर एक एक रुपए भी देंगे तब भी 140 करोड़ हो जाएगा। तो उसमें से मान लो कुछ लोग होंगे जो कई सारे सवाल उठा देंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तब तो विपक्ष भी साथ आ जाता है। सो अगर 140 करोड़ लोग दे देंगे फिर क्या कहना। तो यही था आपका कावेरी, जो कि शुरुआत जिसकी लगभग 30 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। होप है कि ये बात भारत सरकार तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द आने वाले 1-2 दिन तो नहीं कह सकते, महीने 2 महीने नहीं कह सकते, 5-6 साल या 10 सालों में जो है ये इंजन कहीं ना कहीं बन के तैयार होगा, और भारत के पास अपना एक स्वदेशी विमान के साथ साथ उस स्वदेशी फाइटर जेट में जो है आत्मा भी स्वदेशी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कावेरी इंजन।